अगर वर्ब का डेफिनेशन आप ये लिखते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं व्हाट इज अ वर्ब, सो जनरली स्टूडेंट से सर वर्ब इज क्रिया इन हिंदी। सी, हिंदी का जो वर्ड क्रिया है कैन नेवर डिफाइन एन इंग्लिश वर्ड वर्ब। आई रिपीट वन मोर टाइम, अ हिंदी वर्ड क्रिया कैन नेवर एवर डिफाइन एन इंग्लिश वर्ड वर्ब इन इंग्लिश। यानी कि हिंदी का क्रिया वर्ड कह देने से इंग्लिश के वर्ब को आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश में जो वर्ब होती है वो उससे काफी ज्यादा ऊपर है। नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अमन कुमार एंड इंग्लिश ट्रेनर। जैसा कि मैंने सीरीज स्टार्ट करा है, सीरीज ऑफ टेंसेस, और ये वो टेंसेस नहीं है जो आपने अब तक पढ़ा है। यानी कि टेंस इज टाइम, नो वे, टेंस कभी भी टाइम आप नहीं कर सकता। एक्चुअल में क्या इसका मीनिंग है, इसका ओरिजिन क्या है, टाइम और टेंस में डिफरेंस क्या है, टेंस को हम कैसे इंग्लिश में समझ सकते हैं एक अच्छे ग्रामरियन के अकॉर्डिंग, यानी कि जो अच्छे ग्रामरियंस होते हैं उनका क्या परसेप्शन है टेंस के बारे में, ये सारे मैंने पिछले 2 वीडियो में कवर करा है। पहले वीडियो में मैंने टेंस के ओरिजिन को मार्क करा है, टेंस वर्ड कैसे इंग्लिश में आया, इनके मतलब कि इनके डेवलपमेंट, ये डेवलप कैसे हुआ, ये इवोल्व कैसे हुआ इंग्लिश में, वो मार्क करा है। सेकंड वीडियो यानी कि लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था टेंस और टाइम में डिफरेंस क्या है, साथ में टेंस का प्रेसाइज डेफिनेशन मार्क करा था। आज के वीडियो में आप सीखने वाले हैं जो टेंस है वो ग्रामर में कैसे इवॉल्व हुआ, ग्रामर में कैसे आया। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, टेंस कैन नेवर बी टाइम। सो व्हाट इज दिस, ये है क्या, टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। कैसे, क्या क्या कहानी बनती है, पीछे के वीडियोस को देखें, दोनों वीडियोस को देखें, आपको प्रेसाइज आंसर मिल जाएगा। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि जो टेंस था वो ग्रामर में कैसे इवॉल्व हुआ, और वो समझाने के लिए मुझे सबसे पहले आपको समझाना पड़ेगा वर्ब्स इन इंग्लिश। तो आपको वो मार्क करता हूं मैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा वर्ब। अगर वर्ब का डेफिनेशन आप ये लिखते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं व्हाट इज अ वर्ब, सो जनरली स्टूडेंट से सर वर्ब इज क्रिया इन हिंदी। सी, हिंदी का जो वर्ड क्रिया है कैन नेवर डिफाइन एन इंग्लिश वर्ड वर्ब। आई रिपीट वन मोर टाइम, a Hindi word kriya can never ever define an English word verb in English। यानी कि हिंदी का क्रिया वर्ड कह देने से इंग्लिश के वर्ब को आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश में जो वर्ब होती है वो उससे काफी ज्यादा ऊपर है। तो आपको मैं बेसिक तौर पे भी मार्क करता हूँ कि वर्ब एक्चुअल में करता क्या है। वर्ब के मेजरली 3 काम होते हैं। वर्ब इज यूज्ड टू टॉक अबाउट वंस स्टेट, यानी कि जब आपको किसी व्यक्ति का स्टेट दिखाना हो तब भी आप वर्ब का यूज करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आई एम अ टीचर। सो एम जो आप देख पा रहे हो ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है और ये मेरे स्टेट को बता रहा है। सो व्हाट्स माय स्टेट, आई एम अ टीचर। सो बीइंग अ टीचर इज अ स्टेट ऑफ माइंड। यानी कि वर्ब का पहला काम स्टेट दिखाना किसी का। वर्ब का दूसरा काम होता है जहां पे आप किसी व्यक्ति का पोजीशन केस दिखाते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, पोजीशन का मतलब किस व्यक्ति के पास क्या है। फॉर एन एग्जांपल, आई एम होल्डिंग अ मार्कर राइट नाउ, सो आई कैन सिंपली से, इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके में बोल सकता हूँ, आई हैव अ मार्कर राइट नाउ, आई हैव अ मार्कर राइट नाउ। तो ये जो आपने हैव देखा, जो हेल्पिंग वर्ब आपको लग रहा होगा, बट बाई चांस मतलब कि अनफॉर्चुनेटली ये वर्ब का काम कर रहा है। तो हैव स्टेट तो नहीं दिखा रहा, बट हैव पोजीशन केस दिखा रहा है। लास्ट पॉइंट कि वर्ब का लास्ट काम क्या होता है। वर्ब इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन एज वेल। जब आप किसी एक्शन को दिखाते हो तो वो भी तो वर्ब काम करता है। तो जो डेफिनेशन अब तक हमने दिया था कि टेंस जो वर्ब होता है वो क्रिया होती है, वो इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। वर्ब 3 तरीके से काम करता है, स्टेट दिखाने के लिए, पोजीशन दिखाने के लिए, एक्शन दिखाने के लिए। तो एक्शन में कैसे कह दूंगा, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, सो आई कैन सिंपली से आई एम स्पीकिंग राइट नाउ। तो वर्ब के मेजरली 3 काम होते हैं। एडवांस लेवल पे इसके और भी अच्छे डेफिनेशन दिए जा सकते हैं, ये बस मैंने बेसिक के तौर पे दिखाया। तो अब मैं वर्ब की सहायता से आपको टेंस दिखाता हूँ कि इंग्लिश में मतलब कि इंग्लिश ग्रामर में कैसे इवॉल्व हुआ। अच्छा, अब आपके सवाल आ सकता है कि टेंस पढ़ा रहा हूँ तो वर्ब क्या कर रही है। भाई, टेंस वर्ब की फॉर्म होती है। चूंकि टेंस वर्ब की फॉर्म होती है तो वर्ब से कहीं ना कहीं वास्ता तो रखता है ना कहीं तो कनेक्शन है। तो आज मैं आपको वही दिखाता हूँ। सबसे पहले समझिए कि आप सबसे पहले आपके पास आता है वर्ब। अब वर्ब को 2 पार्ट में डिवाइड करा जाता है। पहला पार्ट आपका कहलाता है हेल्पिंग वर्ब, और इसका दूसरा नाम भी है जिसको बोला जाता है ऑक्सिलरी वर्ब। इसका दूसरा पार्ट, एक पार्ट और होता है जिसको हम कहते हैं मेन वर्ब।
इसका एक और नाम है, इसको आप कहिए ऑर्डिनरी वर्ब। कभी कभी इसको हम प्रिंसिपल वर्ब से भी जानते हैं, प्रिंसिपल वर्ब। यानी कि अब तक क्या समझ आया, जो वर्ब है, द वर्ब इन इंग्लिश इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज हेल्पिंग वर्ब एंड इट्स अनदर नेम इज ऑक्सिलरी वर्ब। तो या तो हेल्पिंग वर्ब कहिए या तो ऑक्सिलरी वर्ब बोलिए। सिमिलरली इसका एक और पार्ट निकला विच इज नोन एज मेन वर्ब और यू कैन से प्रिंसिपल और ऑर्डिनरी वर्ब। क्लियर है? ये जो हेल्पिंग वर्ब है इनको फिर से दो पार्ट में डिवाइड करा गया। एक वर्ब आपका निकला प्राइमरी वर्ब और दूसरा वर्ब आपका निकला मॉडल वर्ब। एक चीज ध्यान रखना, ये मिस्टेक मैंने ऑलमोस्ट टीचर चाहे प्राइवेट स्कूल के बच्चे क्यों ना, अक्सर वो गलती करते हैं कि इनको मोडाल्स कहते हैं। बट माय फ्रेंड, माय टीचर एंड एवरीबॉडी whoever is listening to me, this is not modal, this is modal verbs or you can simply say this is modals। ये modal verbs है, modals कोई pronunciation करेक्ट नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को दो पार्ट में बांटा गया, उसी तरीके से मेन वर्ब को भी दो पार्ट में बांटा जाता है। पहले पार्ट को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब और दूसरे वर्ब को हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। अब क्या हुआ, ये जो हमारा एक प्राइमरी वर्ब आया, एक मॉडल वर्ब आया, प्राइमरी वर्ब को फिर से तीन पार्ट में डिवाइड करा गया। पहला पार्ट हमारा कहलाया टू बी फॉर्म्स, दूसरा पार्ट हमारा कहलाया टू हैव फॉर्म्स और तीसरा पार्ट हमारा कहलाया टू डू फॉर्म्स। क्लियर? अभी जो मॉडल वर्ब आप देख रहे हो इनके 13 पार्ट्स होते हैं। मॉडल वर्ब टोटल हमारे पास 13 है। कौन कौन से? जैसे आप कह सकते हैं कैन, could, may, might, must, shall, should, will, would, used to, ought to, need and dare। तो ये हमारे 13 मॉडल वर्ब्स हैं जो इंग्लिश में होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। 13 मॉडल वर्ब्स इंग्लिश में होते हैं। उसके बाद जो आप इधर मेन वर्ब को देख रहे हो जिसको दो पार्ट में बांटा गया था, एक फाइनाइट वर्ब और एक नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब को भी दो पार्ट में बांटा गया। पहला पार्ट कहलाया आपका ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा पार्ट आपका कहलाया इंट्रांजिटिव वर्ब। चूंकि फाइनाइट वर्ब को दो पार्ट में बांटा गया, नॉन फाइनाइट वर्ब तीन पार्ट में बांटा गया। पहला पार्ट हमारा कहलाया इन्फिनिटिव, दूसरा पार्ट हमारा कहलाया जेरेंट। यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा बच्चे और जो भी मुझे देख रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको जीरेंट प्रोनाउंसिएशन रखते हैं, बट इट्स नॉट जीरेंट, इट्स रेदर जेरेंट। व्हाट इट इज? जेरेंट। तीसरा पार्ट आपका कहलाता है पार्टिसिपल। राइट है? अब ये जो आप प्राइमरी वर्ब देख रहे हो जिनको मैंने तीन पार्ट में खोला है, अब ये और खुलने वाले हैं, इनके और पार्ट आने वाले हैं। टू बी फॉर्म्स के फॉर्म्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग और लास्ट में बी। एक चीज बहुत नोटिस करने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि जनरली इंग्लिश में जितनी वर्ब होती है उनकी 5 फॉर्म होती है, जैसे गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। लेकिन बी फॉर्म्स इंग्लिश में इकलौता ऐसा वर्ब है जिसकी 8 फॉर्म्स होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सारे वर्ब्स के 5 फॉर्म होते हैं, टू बी फॉर्म्स के 8 फॉर्म्स होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। राइट है? जैसे बी फॉर्म्स के फॉर्म्स निकले उसी तरीके से आपके हैव फॉर्म्स के भी फॉर्म निकलते हैं। अब जैसे अब टू हैव है तो हैव आपका आ गया पहला फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। सेकंड इसका बन जाता है हैड, थर्ड बन जाता है हैड फिर से, फोर्थ बन जाता है आपका हैविंग एंड फिफ्थ बन जाता है आपका
हैज। यानी कि जब मैं आपको टेंस का स्ट्रक्चर सिखाऊंगा आगे तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई हैज नामक जो वर्ब है इंग्लिश में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये डेरिवेशन है किसका, हैव का। हैज बनाए जाते हैं, ये अपने आप में खुद में प्रॉपर वर्ड नहीं है। सिखाऊंगा जब मैं आपको टेंस के स्ट्रक्चर सिखाऊंगा। जैसे इन दोनों के फॉर्म्स निकले उसी तरीके से डू के भी फॉर्म्स निकलते हैं। जैसे आपका डू फर्स्ट फॉर्म हो गया, डिड सेकंड फॉर्म हो गया, डन थर्ड फॉर्म हो गया, डूइंग फोर्थ फॉर्म हो गया और डज आपका फिफ्थ फॉर्म हो गया। इधर से हमने प्राइमरी वर्ब को 3 पार्ट में बांटा, टू बी फॉर्म्स, टू हैव फॉर्म्स, टू डू फॉर्म्स, और इनको भी फिर से हमने पार्ट्स में निकाल दिया। मॉडल वर्ब्स इतने ही होते हैं, इनके पार्ट निकल नहीं सकते। अब हमें उधर समझना कुछ। जैसे फाइनाइट वर्ब के 2 पार्ट निकले थे, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। नॉन फाइनाइट के 3 पार्ट निकले, इन्फिनिटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल। देखा जाए तो इनके भी फॉर्म्स निकलते हैं, ट्रांजिटिव के डाई ट्रांजिटिव, ट्राई ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव, कुछ ऐसे। इतना डीपली मुझे जाना नहीं, मुझे जो समझाना है वो यहाँ पे काफी इतना। तो फाइनाइट वर्ब के 2 पार्ट, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। नॉन फाइनाइट के 3, इन्फिनिटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल। देखा जाए तो पार्टिसिपल को भी 3 पार्ट में बांटा जाता है, 3 पार्ट। पहला पार्ट है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा है आपका पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा क्या है, ये बताएगा बच्चा ऑफलाइन वाला। पार्टिसिपल के 3 पार्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा फ्यूचर पार्टिसिपल, नो पार्टिसिपल। फ्यूचर नामक पार्टिसिपल नहीं होता, उसको परफेक्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। यानी कि पार्टिसिपल के 3 पार्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। क्लियर है? अब मेरा आंसर आने वाला है जो मुझे आपको समझाना था, ये जो टेंस वर्ड था वो ग्रामर में कैसे इवॉल्व हुआ। आप जितना यहाँ पे प्राइमरी वर्ब के फॉर्म देख पा रहे हो, चाहे वो बी फॉर्म्स हो, चाहे वो हैव फॉर्म्स हो, चाहे वो डू फॉर्म्स हो, इन सारे फॉर्म्स को जब हम मेन वर्ब से मिलाते हैं, आई रिपीट वन मोर टाइम, प्राइमरी वर्ब के जो 3 फॉर्म्स थे, बी फॉर्म्स, हैव फॉर्म, डू फॉर्म्स, जब इन सारे वर्ब्स को आप मेन वर्ब से मिलाते हो, जोड़ते हो, तो आपका इंग्लिश में टेंस आता है। अच्छा मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, तो आपका टेंस बनता है। समझ आया? और याद करो टेंस में आप यही तो पढ़ते हो, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, बीइंग, उसके बाद हैव, हैड, हैविंग, हैज, एंड डू, डिड, डन, डूइंग, डज, यही सारे टर्म तो आते हैं। यानी कि प्राइमरी वर्ब्स की जो 3 पार्ट थे, बी फॉर्म्स, हैव फॉर्म, डू फॉर्म्स, उनको मेन वर्ब से जोड़ा जाता है, तो हमारे पास ग्रामर में टेंस की एंट्री होती है। क्लियर है? सेम फॉर्मुलेशन में जितने भी मॉडल वर्ब आप देख रहे हो, जब इनको मेन वर्ब से जोड़ा जाता है तो आपका इंग्लिश में मॉडल वर्ब की एंट्री होती है। तो आपने एक टॉपिक में दो चीज समझा। प्राइमरी वर्ब्स के जो 3 पार्ट थे, बी फॉर्म्स, हैव फॉर्म, डू फॉर्म्स, उनको जब मैंने मेन वर्ब से जोड़ा, सो वी हैव टेंसेस इन इंग्लिश। Similarly, when we use all these verbs, modal verbs, with main verb, then we have got a new topic known as modal verbs in English. So I hope अब आपको समझ आया कि टेंस हमारे पास ग्रामर में कैसे आया और मॉडल वर्ब की भी एंट्री कुछ ऐसे हुई थी। तो मुझे एक्चुअली में आप सभी को यही दिखाना था। पीछे के 2 वीडियो में मैंने आपके टेंस के ओरिजिन को दिखाया, टेंस किस तरीके से लैटिन भाषा से होते, ओल्ड फ्रेंच में आते, इंग्लिश ने इसको बोरो किया। उसके बाद जो मीनिंग इसका 2 भाषाओं में था वो अब इंग्लिश में कैरी नहीं हुआ, क्योंकि इंग्लिश एक ग्रामर है। तो वहां से मैंने आपको टेंस का मीनिंग समझा दिया, टेंस और टाइम में डिफरेंस बता दिया, और आज के वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि इंग्लिश ग्रामर में ये टेंस वर्ड कैसे आया, ये वर्ब को समझा करके। और लास्ट में मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, टेंस इज नॉट टाइम, टेंस कैन नेवर एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टेंस टाइम दिखा सकता है, आपके पास कोई भी सेंटेंस है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी कंसर्न है कि सर नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं वैसे होता है, आप प्लीज अपने कंसर्न को कमेंट सेक्शन में डालें। आपकी क्वेरी को सोल्व करने का कोशिश करूंगा और आपको प्रिसाइज आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो बस आज की वीडियो में मुझे यही दिखाना था, और अगले वीडियो में आपको पढ़ाना चाहूंगा। यार एक तो ये समझ नहीं आता कि व्हाई डू वी कॉल इंडेफिनिट इंडेफिनिट, कि इंडेफिनिट को इंडेफिनिट क्यों कहते हैं, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। सो सारी चीजें मार्क करना चाहूंगा इन अपकमिंग वीडियोस। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। कोई भी शिकायत, कोई भी कंप्लेंट, कोई भी डाउट इंग्लिश से रिलेटेड, प्लीज शेयर योर कंसर्न इन द कमेंट सेक्शन बिलो। With this note, wrapping up, this is Aman Kumar. Thank you so much, guys. Take care.